हेलो स्टूडेंट। आपके लिए आज लेके आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? बताइए इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट। स्टूडेंट इसका आंसर सही हो जाएगा डायमंड। डायमंड इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अगर मैं बता दूं आपको, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू यानी अपवर्तनांक का जो वैल्यू होता है वो याद रखिएगा 2.42 होता है। स्टूडेंट अगर मैं वाटर की बात करूं, है ना, पानी की, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक होगा ये याद रखिएगा 1.33 होता है, या इसी को हम लोग 4/3 भी कहते हैं। स्टूडेंट अगर आपसे गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू पूछे गिलास का, तो स्टूडेंट याद रखिएगा 1.5 होता है। 1.5 या 3/2, ये आपको ध्यान में रखना है। और स्टूडेंट अगर आपसे एयर का पूछे, तो एयर या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद रखना है 1 होता है। स्टूडेंट ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट एक चीज़ और मैं बता दूं साथ साथ, कि अगर आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू मतलब पूछे कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्टूडेंट आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अपवर्तनांक होता है, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, कहीं पर एन से डिनोट किया जाता है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। प्रकाश की चाल हवा में डिवाइड बाय प्रकाश की चाल माध्यम में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये इसका डिफिनेशन भी हो गया और ये इसका फॉर्मूला भी हो गया। स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है इन एयर या वैक्यूम। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। स्टूडेंट अगर मैं यहाँ बात करूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट यानी मात्रक पूछूं अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, तो स्टूडेंट ऊपर भी स्पीड है और नीचे भी स्पीड है, यानी दोनों यूनिट कट जाएगा तो इसका मतलब नो यूनिट। याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट एक चीज़ और, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है, सिग्निफिकेंस इसका होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यह बताता है कि किसी मीडियम की ऑप्टिकली डेंसिटी कितनी होती है, यानी कोई भी माध्यम कितना ज़्यादा डेंसर है, कितना ज़्यादा सघन है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब वो उतना ज़्यादा डेंसर होगा, यानी उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है ना स्टूडेंट। स्टूडेंट एक चीज़ और, अगर आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में रिलेशन पूछे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में रिलेशन, तो दोनों का रिलेशन उल्टा होता है, यानी अपवर्तनांक और तरंगदैर्ध्य में आपसे रिलेशन पूछे, दोनों का रिलेशन उल्टा होता है। इसका मतलब यहाँ से तब आप एक क्वेश्चन और अराइज हो सकता है आपके लिए। आप विबग्योर का नाम जरूर सुने होंगे। विबग्योर ये होता है आपका वायलेट कलर, और लास्ट में ये होता है रेड। आपको पता है जो रेड कलर होता है इसका वेवलेंथ यानी लेमडा सबसे ज़्यादा होता है, और वायलेट का लेमडा सबसे कम होता है। तो अब जिसका ज़्यादा तरंगदैर्ध्य होगा, जिसका लेमडा ज़्यादा होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, यानी अपवर्तनांक कम होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए किस कलर का, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, स्टूडेंट याद रखिएगा आपका आंसर जाना चाहिए रेड पर। स्टूडेंट उसी तरह अगर वायलेट के बारे में आपसे पूछे, बैगनी कलर के बारे में आपसे पूछे, इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, तो इसका मतलब अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट हमने एक चीज़ बताया था, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ज़्यादा डेंस होगी, या और दूसरे लैंग्वेज में आप कह सकते हो वो उतनी ज़्यादा बेंड होती है ना। तो इसका मतलब वायलेट कलर ज़्यादा बेंड होगी एज कंपेयर टू रेड कलर। इसीलिए आपको बताया जाता है रेड कलर एक अलर्ट सिग्नल, डेंजर सिग्नल के लिए यूज करा जाता है। इसलिए यूज करा जाता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम होता है और वेवलेंथ का वैल्यू ज़्यादा होता है। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, निगेटिव यानी ऋणात्मक। स्टूडेंट मैं कॉनकेव मिरर के बारे में थोड़ा बता दूं। कॉनकेव मिरर, इसकी जो फोकल लेंथ होती है यानी एफ, वो निगेटिव होती है। स्टूडेंट कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग मिरर यानी अभिसारी दर्पण, अभिसारी
दर्पण, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट अगर कॉनकेव मिरर के बारे में और पूछा जाए तो कॉनकेव मिरर रियल इन्वर्टेड दोनों तरह का इमेज बनाते हैं, दोनों तरह के ये इमेज बनाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, आपको पता होगा जो रियल इमेज होता है ना वो हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा होगा, है ना। और जो वर्चुअल इमेज होगा वो आपका इरेक्ट होगा यानी सीधा होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यानी कॉनकेव मिरर दोनों तरह की इमेज बनाता है, काल्पनिक, आभासी और उल्टा और सीधा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट कॉनकेव मिरर के बारे में और बात करें, इसके यूजेज के बारे में, कहाँ कहाँ यूज होता है। स्टूडेंट ध्यान रखना है, सेविंग मिरर में, सेविंग मिरर में हेडलाइट, कार के जो हेडलाइट होते हैं, जो सामने जो हेडलाइट होते हैं वो, डॉक्टर, डेंटिस्ट डॉक्टर दांतों के उपचार के लिए यूज करते हैं। स्टूडेंट सोलर कुकर में, स्टूडेंट सोलर कुकर में, सोलर कुकर में इसलिए किया जाता है इसको क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है और लाइट को एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज कर देता है। उसके बाद स्टूडेंट परावर्तक दर्पण में भी यूज होता है, परावर्तक दर्पण में। ये इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट यहीं पर जब हम कॉनकेव मिरर की बात किए हैं तो कॉन्वेक्स मिरर की भी बात कर ले। कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। स्टूडेंट उत्तल दर्पण का जो फोकल लेंथ होता है, फोकस दूरी होता है, वो पॉजिटिव होता है, पहले तो ये आप समझ ले। स्टूडेंट उत्तल दर्पण को हम लोग डाइवर्जिंग दर्पण बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर यानी अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, उत्तल दर्पण है ना, यह ऑलवेज यानी हमेशा, हमेशा वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, इमेज बनाता है और छोटा, और बहुत ही छोटा इमेज बनाएगा, छोटा वस्तु से छोटा बनाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। यानी वर्चुअल यानी आभासी, सीधा। कौन उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट अब इसके यूजेस के बारे में अगर मैं बात करूं, इसके यूजेस के बारे में अगर मैं बात करूं, उत्तल दर्पण के यूजेस के बारे में बात करूं तो जो कार होते हैं ना या मोटरसाइकिल होते हैं उसके रेयर साइड व्यू, रेयर साइड व्यू मिरर में यूज होता है, जो पीछे देखने के लिए यूज होता है, रियर व्यू साइड व्यू। और कहाँ पे, बिल्डिंग्स में, बड़े बड़े इनसाइड बिल्डिंग, इनसाइड बिल्डिंग्स। और कहाँ, मैग्नीफाइंग ग्लासेस, मैग्नीफाइंग ग्लास में हम लोग यूज करते हैं। स्टूडेंट ये चीज आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट एक चीज और मैं बता दूं, वक्रता त्रिज्या और फोकल लेंथ में जो रिलेशन होता है वो F=R/2 का होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में है, किस लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रिंसिपल फोकस इन अ लेंस? बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। स्टूडेंट दो लेंस होते हैं, आपको पता होगा, एक होता है कॉन्वेक्स, ये होता है आपका कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और ये होता है आपका कॉनकेव यानी उत्तल दर्पण। इसके बीच में ऑप्टिकल सेंटर होते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच में भी ऑप्टिकल सेंटर होगा, ठीक है ना। स्टूडेंट इसके जो F1 फोकस इधर होता है और F2 फोकस इधर होता है, दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं दोनों के। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? विच मिरर इज सुटेबल फॉर शेविंग? स्टूडेंट अभी जस्ट मैंने बताया था शेविंग मिरर कॉनकेव मिरर को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। ध्यान में इस चीज को रखना है स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी F एवं उसकी वक्रता त्रिज्या R के बीच संबंध है।
द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। बताइए स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एफ इक्वल टू आर बाई 2। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस? स्टूडेंट बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, कॉन्वेक्स लेंस। स्टूडेंट कॉन्वेक्स लेंस जो है ना, जैसे लाइट कॉन्वेक्स लेंस पे उत्तल लेंस पे पड़ेगा तो लाइट को एक जगह लाके कन्वर्ज कर देगा। यहाँ पे देखो, यही है उत्तल लेंस, ध्यान से आपको देखना है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? विच कलर हैज मिनिमम वेवलेंथ इन विजिबल लाइट? स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने एक्सप्लेन करा था कि विबग्योर, ये जो विजिबल लाइट होते हैं वो ये लाइट 7 कलर्स होते हैं, ये विबग्योर। इसमें रेड कलर का जो तरंगदैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है, सबसे ज़्यादा होता है वेवलेंथ। तो वायलेट यानी बैगनी का सबसे कम होगा वेवलेंथ, और जिसका वेवलेंथ जितना कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक उतना ज़्यादा होगा, और जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उसका बेंडिंग उतना ज़्यादा होगा, स्कैट बेंडिंग उतना ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब वायलेट बेंड ज़्यादा करेगा और रेड बेंड कम करेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है वेवलेंथ मिनिमम यानी न्यूनतम, तो स्टूडेंट विजिबल विबग्योर में न्यूनतम किसका होगा? बैगनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स रिप्रेजेंट विच फेनोमेना ऑफ लाइट? बताइए स्टूडेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान में रखना है स्टूडेंट, अगर यहाँ पर ऑप्शन रहता एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन रहता तो उसको भी आप टिक करते, वो भी सही होता। ध्यान में रखना है स्टूडेंट। अगर मैं अपवर्तन की बात कर लूँ यहाँ पर थोड़ा सा, अपवर्तन की बात, जब लाइट या प्रकाश एक माध्यम से, मान लो ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है और ए बी ये माध्यम को सेपरेट करती है, जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट जाती है तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड होती है। अगर मैं ये नॉर्मल खींच दूँ, ये नॉर्मल डॉट डॉट नॉर्मल, तो अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट जाती है तो लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड होगी, और इसी घटना को हम लोग अपवर्तन बोलते हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अच्छा स्टूडेंट, यहीं पर एक चीज़ मैं बता दूं, साथ साथ बताते जाऊं कि जब मान लो ये आपका विरल माध्यम है, विरल यानी जिसकी डेंसिटी कम होगी, और ये आपका सघन माध्यम है यानी जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसको हम डेंसर मीडियम बोलते हैं और इसको हम रेयरर मीडियम बोलते हैं। स्टूडेंट एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जब लाइट विरल से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो लाइट अभिलंब की तरफ मुड़ती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओरिजिनल लाइट ऐसे जाना चाहिए लेकिन मुड़ गई किधर? अभिलंब की तरफ। अगर यहीं पर स्टूडेंट उल्टा हो, अगर लाइट डेंसर से रेयर में जाए यानी सघन से विरल में जाए, तो स्टूडेंट ये मान लो आपका है सघन और ये है आपका विरल। तो अगर सघन से विरल में आए, ध्यान से सुनिएगा, सघन से विरल में आए तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा यानी अभिलंब से दूर जाएगी, लाइट अभिलंब से दूर जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए स्टूडेंट, कुछ और रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक रिफ्रैक्शन लाउट की कुछ और एग्जाम्पल है, बेंडिंग ऑफ पेंसिल। बेंडिंग ऑफ पेंसिल स्टूडेंट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कुछ और एग्जाम्पल है, वो भी आपको ध्यान में रखिएगा। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, यानी सनराइज जल्दी हो जाना और सनसेट डिले हो जाना, ये भी एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? स्टूडेंट बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर में कितनी होती है? 2.75 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और अगर गिलास की बात करूं, गिलास में कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अप्रॉक्स डाटा है स्टूडेंट, ये चीज़ आपको लगभग ध्यान में रखना है। स्टूडेंट 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? स्टूडेंट प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। पहला नियम, अपवर्तन क्या होता है? जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने रास्ते से बेंड हो जाएगी, तो उसी को हम अपवर्तन बोलते हैं। स्टूडेंट अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो आपका μ1 है, इसका μ2 है, तो अपवर्तन का पहला नियम ये बोलता है कि जो आपतित किरण, अपवर्तन किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पे लाई करता है। और दूसरा रूल ये बोलता है, दूसरा नियम ये बोलता है, इनका जो इंसिडेंट एंगल है, आपतित कोण और ये अपवर्तन कोण आर, साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो आपका कांस्टेंट होगा। और इसी को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। स्नेल्स लॉ ध्यान में आपको रखना है स्टूडेंट। स्टूडेंट एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, तो एक चीज़ याद रखना, आपकी लाइट की स्पीड चेंज होगी, लाइट की चाल, प्रकाश की चाल चेंज होगी। तो लाइट की स्पीड चेंज होगी ना स्टूडेंट, तो वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य भी चेंज होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। लेकिन एक चीज़ चेंज नहीं होगा, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट चेंज नहीं होती है। लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो आपको ध्यान में रखना है, लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? विच एनर्जी इज कन्वर्टेड बाय अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? बताइए स्टूडेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान में रखना है स्टूडेंट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वाटर को स्टोर रखता है, पानी को स्टोर रखता है, और एक पाइप से टरबाइन तक पानी को पहुंचाता है। और ये कुछ हाइट पे वाटर रहता है, तो कुछ हाइट पे है, अगर मान लो सरफेस से कुछ हाइट पे है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है? बताइएगा। स्थितिज ऊर्जा। कौन सी? स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। जब यहाँ से ये आएगा तो ये काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी जब गिरेगा कहाँ पर? टरबाइन के ब्लेड पर, तो टरबाइन रन करेगा, रन करने से आपको क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी में रहता किसी ऑप्शन में तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं देता, तो आप यांत्रिक ऊर्जा को मारते। ठीक है ना स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? द बर्निंग कैंडल चेंजेस इज। स्टूडेंट जब कैंडल चेंज होता है, जब कैंडल बर्न होता है, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, फिजिकल चेंज भी होता है और साथ साथ उसमें केमिकल चेंज भी होता है। ध्यान में रखिएगा बर्निंग ऑफ कैंडल में। जब कैंडल बर्न होता है तो आपको पता है केमिकल चेंज होगा, तो यानी केमिकल एनर्जी, और आप उससे आपको क्या मिलता है? लाइट एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर, एक विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाती है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक सेल अपॉन ड्रॉइंग करंट बिकम्स। ऑप्शन ए है मोर देन ईएमएफ, लेस देन ईएमएफ, डबल द ईएमएफ, नन ऑफ दीज। अधिक हो जाना, कम हो जाना, दुगना हो जाना, इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ईएमएफ इसको बोलते हैं वैद्युत वाहक बल, और एक होता है आपका विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ईएमएफ
क्या होता है, जब आप बैटरी या सेल आप मार्केट से खरीद के लाते हो, जब तक आप उससे करंट नहीं ले रहे हो तब तक उन दोनों जो उसके जो टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो ईएमएफ होता है, वैद्युत वाहक बल होता है, और ये मैक्सिमम होता है। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, ईएमएफ जो होता है, मैक्सिमम होता है। विभवांतर फिर क्या होता है स्टूडेंट, जब करंट यूज कर लिए, बैटरी का आप यूज कर लिए किसी भी डिवाइस में, तब जो दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो विभवांतर कहलाएगा। यानी जब तक उससे करंट नहीं ले रहे हो बैटरी से या सेल से, तब तक उसके टर्मिनलों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो ईएमएफ कहलाता है। जब यूज कर लिए तो उसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो विभवांतर बनेगा। स्टूडेंट दोनों का यूनिट जो होता है ना, वोल्ट ही होगा। दोनों का यूनिट जो होगा वोल्ट ही होगा। तो आप एक चीज़ मुझे खुद बताओ, जब ये मैक्सिमम वैल्यू है, जब आप उससे करंट ड्रॉन करोगे, इसका मतलब विभवांतर कम हो जाएगा ईएमएफ से, क्योंकि ईएमएफ तो मैक्सिमम है। जैसे आपने करंट लेना स्टार्ट कर दिया तो विभवांतर ईएमएफ थोड़ा सा डाउन होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो ईएमएफ से कम ही होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर ध्यान में आपको रखना है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, ए तथा बी में इनमें से कोई नहीं। टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस, रेसिस्टर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, इन सीरीज, इन बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द। स्टूडेंट आपको पता है रेसिस्टेंस, हम यहाँ प्रतिरोध की बात कर लेते हैं, यानी रेसिस्टेंस की थोड़ा बात कर लेते हैं। ये विद्युत धारा का विरोध करता है किसी भी वायर में। टू अपोज द इलेक्ट्रिक करंट, स्टूडेंट इसको हम आर से डिनोट करते हैं रेसिस्टेंट को। इसका जो सिंबल होगा ना स्टूडेंट, ये होता है इस टाइप का, और इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई मात्रक होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा ओम होता है, ओम का सिंबल ये होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट एक चीज़ और याद रखिएगा, जब ताप बढ़ाते हैं आप, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो आप वायर का जो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध वो भी बढ़ेगा स्टूडेंट, ये भी याद रखना है आपको स्टूडेंट। अब रेसिस्टेंस का जो जोड़ने की कहानी है वो दो तरह की होती है। एक होती है सीरीज में, आप बहुत सारे रेसिस्टेंस सीरीज में जोड़ सकते हो, और दूसरा समांतर क्रम में यानी पैरेलल में जोड़ सकते हो। स्टूडेंट सपोज दैट हमने 3 रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा, इसका वैल्यू 2 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम है। तो जब रेसिस्टेंस सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में जुड़ता है ना स्टूडेंट, सभी रेसिस्टेंस का जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो बढ़ जाता है, सभी जुड़ जाता है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 6 ओम। यानी सीरीज क्रम में जब हम जोड़ते हैं तो आपको जो समतुल्य मिलता है वो इंडिविजुअल से भी ज़्यादा मिलता है, सबसे अधिक मिलता है स्टूडेंट। उसी तरह अगर मैं इसको पैरेलल में जोड़ दूँ, समांतर क्रम में जोड़ दूँ, तो स्टूडेंट मान लो ये 2 ओम है, 2 ओम है, तो इसका जो इक्विवेलेंट निकालेंगे स्टूडेंट, 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, तो ये आपका आ जाएगा 1 ओम। यानी इन दोनों के इंडिविजुअल से भी इसका जो समतुल्य प्रतिरोध है, अगर आप समांतर में जोड़ते हैं, वो कम आता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट, सीरीज में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध घट जाता है। इसीलिए स्टूडेंट एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा, घर में जो वायरिंग होती है, हाउस होल्ड में जो वायरिंग होती है, वो समांतर क्रम में यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है, एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है ना स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय जिस छड़ का उपयोग होता है वह है द रॉड विच इज जनरली यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट। बताइए स्टूडेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा नरम लोहा, यानी सॉफ्ट आयरन इज द राइट आंसर स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। उच्च ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, विच प्रोसेस इज डन एट हायर टेम्परेचर। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, दोनों ए एवं बी, या इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। स्टूडेंट नाभिकीय संलयन के बारे में थोड़ा मैं बता दूं। सबसे पहले जो सन का जो है ना, सन में जो एनर्जी का जो निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। आपको पता है दो हल्के नाभिक जब आपस में जुड़ते हैं तो एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं,
उसी को हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर दो हाइड्रोजन को हम आपस में जोड़ेंगे हीलियम का निर्माण करेगा, दैट मीन्स यही एग्जाम्पल है। सन में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। स्टूडेंट, नाभिकीय संलयन हाई टेम्परेचर पे होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, अगर मैं यहीं पे बात करूँ नाभिकीय विखंडन, ये भी टेम्परेचर लेता है लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं लेता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हो सकता है, दैट मीन्स रूम टेम्परेचर से भी थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर पे नाभिकीय विखंडन हो सकता है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं स्टूडेंट? जब एक भारी नाभिक दो हल्के द्रव्यमान में टूट जाता है, दो हल्के नाभिक में टूट जाता है। जब एक भारी नाभिक जस्ट लाइक यूरेनियम 92 235, जब ये एक भारी नाभिक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जब ये टूटेगा तो दो हल्के नाभिक में अगर टूट जाए तो उसको हम नाभिकीय विखंडन बोलते हैं स्टूडेंट। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन ही हाई टेम्परेचर पे होता है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। सौर ऊर्जा का सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है अ डिवाइस दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर सेल यानी सोलर सेल। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ विंड इन अ विंड इलेक्ट्रिकल जनरेटर? स्टूडेंट इसका आंसर स्टूडेंट होता तो कम से कम 15 होना चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, लेकिन आपको ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। स्टूडेंट ध्यान रखना, मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए अगर आपको विंड से इलेक्ट्रिकल जनरेटर चलानी है तो कम से कम, है ना, जनित्र आपको अगर विद्युत जनित्र चलानी है पवन से तो आपको पवन की स्पीड कम से कम आपको 15 किलोमीटर पर आवर देनी पड़ेगी। तो इसमें ऑप्शन आपका नॉन ऑफ दीज रहेगा। चलिए स्टूडेंट 19 को देखते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल इज, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया, सेल का विद्युत वाहक बल है ऑप्शन ए, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, सेल द्वारा इकाई आवेश पे किया गया कार्य, विभवांतर या इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। स्टूडेंट जो ईएमएफ होता है ना, प्रति इकाई चार्ज पे कितना कार्य करा गया है वही होता है वोल्ट के बराबर, स्टूडेंट याद रखिएगा, ठीक है ना, या ईएमएफ के बराबर वही होता है। चलिए स्टूडेंट 20 नंबर देखते हैं। घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? विच करंट इज मेनली यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट? अल्टरनेटिंग करंट, वेरिएबल डायरेक्ट करंट, नॉन ऑफ दीज। प्रत्यावर्ती धारा, चर दिष्ट धारा या इनमें से कोई नहीं। बताइए स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्टरनेटिंग करंट। स्टूडेंट हमारे घर में जो करंट आता है ना, उसमें जो विभवान वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। और उसमें जो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जो आता है वो 50 हर्ट्ज आता है, याद रखिएगा, ये स्टैंडर्ड मानक दिया गया है। हमारे इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है और घर तक जो आता है वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट 21 नंबर देखते हैं। स्टूडेंट डिस्पर्सन इज इम्पॉसिबल इन, वन विक्षेपण असंभव है। बताइए स्टूडेंट, ग्लास में? नहीं, ग्लास में तो होता है। वाटर में भी होता है? नहीं। फाइबर में भी होता है? स्टूडेंट वैक्यूम इसका सही आंसर हो जाएगा, वैक्यूम, क्योंकि वहाँ पर स्पीड की, लाइट की स्पीड बदलेगी नहीं। और आपको पता है डिस्पर्सेंट, लाइट अगर कोई लाइट किसी पे पड़े और लाइट की स्पीड चेंज होनी चाहिए तभी वेवलेंथ चेंज होगी, तभी लाइट विभक्त होगी, स्प्लिट होगी, टूटेगी, देयर आर डिफरेंट कलर में टूटना चाहिए, है ना। इसी को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। आप जानते हो वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? जब व्हाइट लाइट, सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। तो 7 रंगों में क्यों विभक्त होगी? क्योंकि स्टूडेंट याद रखिएगा, कोई भी कलर में स्प्लिट हो जाना यानी कहीं ना कहीं उसके स्पीड में चेंज होना, चाल में, उसके लाइट के चाल में चेंज हो जाना, या उसके तरंग दैर्ध्य में चेंजिंग आ जाना, यही दोनों वजह से लाइट स्प्लिट कर जाती है, ठीक है ना। तो वैक्यूम में तो लाइट की स्पीड हर जगह सेम होती है स्टूडेंट, तो वैक्यूम में तो डिस्पर्सन नहीं होगा, फाइबर में होगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वात में। स्टूडेंट 22 को देखते हैं।
वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। बताइए स्टूडेंट, बताइए स्टूडेंट, इसका क्या आंसर हो जाएगा? अ ग्लास प्रिज्म प्लेस इन एयर बेंड्स इन इंसिडेंट रे। स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ग्लास प्रिज्म की बात कर लेता हूँ, तो जब लाइट प्रिज्म पे पड़ती है तो ये मान लो ये इंसिडेंट लाइट है, आपतित किरण, ये नॉर्मल बनाओगे, मान लो ये आपने नॉर्मल बनाया, तो लाइट जा रही है विरल से सघन में, गिलास में जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखो बेंड हुई, तो किधर जा रही है? बेस की तरफ झुक रही है ना। फिर अब सघन से विरल में जाएगी, मान लो ये आपने नॉर्मल ड्रॉ करा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी, अभिलंब से दूर जाएगी, ये चली गई अभिलंब से दूर। देखो इसका मतलब जनरली डाउनवर्ड्स भी तो आ रहा है, टुवर्ड्स द बेस, बाकी ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों तो नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, टुवर्ड्स द बेस, आधार की ओर। ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि ये आपका प्रिज्म के बेस, इसका करेक्ट ये बेस है, तो दोनों लाइट बेस की तरफ ही आ रही है। तो स्टूडेंट ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। जिंक प्लस ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड का निर्माण करता है, तो इनमें से कौन से टाइप का रिएक्शन होगा? बताइए स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन है। स्टूडेंट एक चीज मैं बता देता हूँ, जिंक में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कभी भी स्टूडेंट किसी चीज में ऑक्सीजन का ऐड होना जो है ना, वो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहलाता है, यानी उपचयन अभिक्रिया कहलाता है स्टूडेंट, ये चीज याद रखना। चलते हैं स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। 24 को देखते हैं। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। अगर मैं वॉशिंग सोडा, ये तो बेकिंग सोडा है, अगर मैं यहीं पर आपसे वॉशिंग सोडा पूछ लेता, वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट 10 मॉलिक्यूल H2O, ये चीज आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। यहीं पर आपको अगर ब्लीचिंग पाउडर पूछ ले, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो आप ध्यान रखिएगा कैल्शियम OCl का होल ट्वाइस, OCl का होल ट्वाइस, ये ध्यान रखिएगा। इसका नाम होता है कैल्शियम, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। स्टूडेंट यहीं से आपसे पूछ लेगा कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक का सूत्र आपसे पूछ लेता है कॉमन सॉल्ट, याद रखिएगा स्टूडेंट NaCl, सोडियम क्लोराइड को कॉमन सॉल्ट बोलते हैं स्टूडेंट, ये चीज आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। एक चीज और आपसे पूछ सकता है कि जिप्सम, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम स्टूडेंट याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है स्टूडेंट। अगर जिप्सम की बात करें तो यहाँ पर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट में हम लोग POP बोलते हैं, POP याद रखिएगा। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट Ca कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ H2O। स्टूडेंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट। यहीं पर एक वर्ड और आ जाएगा ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, आप इसको तूतिया भी बोलते हैं, तूतिया हिंदी में, या नीला थोथा। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, रासायनिक सूत्र होगा स्टूडेंट, हो जाएगा CuSO4 डॉट 5H2O। ब्लू विट्रियोल का, तूतिया का जो सूत्र होता जाएगा कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। स्टूडेंट ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है द मेटल विच रिमेन्स लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। बताइए स्टूडेंट इसका क्या आंसर हो जाएगा? स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा पारा, यानी मरकरी। स्टूडेंट यहाँ पर अगर मेटल पूछा है, रूम टेम्परेचर पे मेटल, कौन सा मेटल लिक्विड होता है? तो मरकरी। अगर कौन से नॉन मेटल यानी अधातु, यानी अधातु, अधातु के बारे में आपसे पूछता कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर
द्रव अवस्था में होता है स्टूडेंट ब्रोमीन, याद रखिएगा ब्रोमीन। ठीक है ना स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देते हैं, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? द एलिमेंट ऑफ जीरो ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। बताइए स्टूडेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। स्टूडेंट याद रखिएगा, जीरो ग्रुप बोलो या 18 ग्रुप बोलो, दोनों एक ही है। इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सारे इनर्ट गैस होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं। इसके 72 कक्षा का सेल कंप्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन से फुल होता है, इसीलिए ये ना ही किसी से अभिक्रिया जल्दी करता है, इसीलिए इस गैस का नाम इनर्ट रखा गया है। ठीक है ना स्टूडेंट, इसमें जेनॉन जो है, एक्सी जो है, ये कुछ अभिक्रिया, कुछ कंपाउंड बनाता है, बाकी सभी कोई भी कंपाउंड नहीं बनाता है। ठीक है ना स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन ये 17 ग्रुप का एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप का एलिमेंट है, 17 ग्रुप का। स्टूडेंट इस ग्रुप को, 17 ग्रुप को हम हैलोजन बोलते हैं, हैलोजन, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर लूँ, ये 16 ग्रुप का एलिमेंट है, 16 ग्रुप का एलिमेंट है, और इसके ग्रुप का नाम है चैल्कोजेन, चैल्कोजेन। स्टूडेंट याद रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं स्टूडेंट, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है? ऑन एडिंग मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग? पीला, लाल, गुलाबी, हरा, येलो, रेड, पिंक, ग्रीन। बताइए स्टूडेंट, इसका क्या आंसर होगा? स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा येलो इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो सोडियम कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, इसको आप जल में घुला रहे हो। स्टूडेंट जब इसको आप जल में घुलाते हो तो ये बेस बन जाता है, बेस यानी क्षारीय, यानी क्षारीय। स्टूडेंट एक चीज़ बता दो, ये मिथाइल ऑरेंज जो है ना, ये सूचक होता है, इंडिकेटर होते हैं ये, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर क्या होता है, सूचक क्या होता है? किसी भी विलयन में इस सूचक को डालोगे ना, वो बता देगा कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है, उसी को हम इंडिकेटर बोलते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर मिथाइल ऑरेंज को ना, मिथाइल ऑरेंज को अगर आप क्षारीय विलयन में डालोगे, क्षारीय विलयन में, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, मिथाइल ऑरेंज को अगर क्षारीय विलयन में डालोगे तो वो क्या करता है, जब क्षारीय विलयन में डालोगे तो, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज कलर का होता है, क्षारीय विलयन में जैसे आप डालोगे उसका कलर येलो हो जाता है, यानी मिथाइल ऑरेंज बेसिक मीडियम में उसका कलर येलो हो जाएगा। और अगर यही मिथाइल ऑरेंज को आप एसिड में डालोगे, एसिड में, तो मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड हो जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यानी मिथाइल ऑरेंज आपका एक इंडिकेटर है, सूचक है, बेस में डालोगे स्टूडेंट तो वो आपका क्षारीय हो, उसका कलर आपका येलो हो जाएगा, और आप एसिड में डालोगे रेड हो जाएगा। स्टूडेंट एक चीज़ और यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि एक नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जिसका नाम है लिटमस, लिटमस। लिटमस पेपर जो होता है ना, वो दो कलर का होता है स्टूडेंट, एक होता है ब्लू लिटमस, एक होता है रेड लिटमस। स्टूडेंट अगर ब्लू लिटमस को, ब्लू लिटमस को, नीला लिटमस पत्र को अगर आप एसिड में डाल दिए, किसमें, अम्ल में डाल दिए, तो ये नीला कलर रेड बन जाएगा। यानी ब्लू लिटमस एसिड में क्या बन जाता है, रेड बन जाता है। और यही रेड लिटमस पेपर, रेड लिटमस पत्र को बेस में डाल दोगे स्टूडेंट, बेस में, तो इसका कलर आपका ब्लू बन जाएगा, ब्लू। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, येलो कलर आपको ध्यान में रखना है। 28 ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, गंधक की परमाणु संख्या होती है, बताइए स्टूडेंट।
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा 16, ठीक है ना। 8 किसकी होती है? ऑक्सीजन की, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। 4 किसकी होती है? बेरिलियम की, ये चीज़ याद रखिएगा। 2 किसकी होती है परमाणु संख्या? हीलियम की, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल में जल, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इन वाटर एसिड आर आयोनाइज्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट जब तक वो आयंस में ब्रेक नहीं होगा, आयनित नहीं होगा, तो आयन मूव नहीं करेगा तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेगा। तो आप जैसे भी एसिड को वाटर में डालते हो ना, वो आयोनाइज हो जाता है, इसीलिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। स्टूडेंट ध्यान से देखना। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं स्टूडेंट, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर जनरली, स्टूडेंट ये चीज़ याद रखना आपको, जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड यानी धातु के ऑक्साइड, वो जनरली बेस होते हैं, बेस होती है। और अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड की बात करें, नॉन मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड यानी अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड जनरली वो एसिडिक होते हैं यानी अम्लीय होते हैं। कुछ मेटल के ऑक्साइड है ना एम्फोटरिक होते हैं स्टूडेंट, एम्फोटरिक है ना। एम्फोटरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट? अगर मैं एम्फोटरिक की बात करूं, वैसे मेटल के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड जो बेस की तरह भी काम करे और एसिड की तरह भी काम करे, है ना, उसी को हम लोग एम्फोटरिक ऑक्साइड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड, Al2O3, ये चीज़ आपको एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट मेटल ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं? बेस होते हैं। और यहाँ पर आपसे ही क्वेश्चन पूछा है कि द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जनरली आर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अल्कलाइन, बेस को ही अल्कलाइन बोलते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छाड़िए, ठीक है ना स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। 32 को देखते हैं। सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मिक्स विद गोल्ड टू फॉर्म एन अलॉय? स्टूडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर, याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। NaCl प्लस AgNO3 AgCl NaNO3 का निर्माण करता है, इनमें से कौन सा रिएक्शन आपको बताना है? स्टूडेंट एक चीज़ आपको ध्यान में दिख भी रहा है, यहाँ से NaAg को हटाया तो AgCl बन गया, देख लो, ठीक है ना। तो एक दूसरे को डिस्प्लेसमेंट कर रहा है यानी एक दूसरे को विस्थापन कर रहा है, तो Na भी कर रहा है और Ag भी कर रहा है, तो द्वि हुआ, तो इसका आंसर होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या होता है स्टूडेंट? एक नॉन मेटल होता है या मेटल होता है या मेटलॉइड होता है, एक अधातु होता है, एक धातु होता है या एक उपधातु होता है? स्टूडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा उपधातु। स्टूडेंट सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर भी होता है, अर्धचालक, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 देखते हैं। वे तत्व जिनकी बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं? स्टूडेंट अभी जस्ट आपको मैंने बताया था, है ना, नोबेल गैस, आक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस, है ना, नोबेल गैस इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, जैसे हीलियम, है ना, नियोन, आर्गन। स्टूडेंट ये सब आक्रिय गैस होते हैं, नोबेल गैस होते हैं, इनर्ट गैस होते हैं, इसके ऑक्टेट कंप्लीट होता है, बाहरी सेल एकदम भरे होते हैं, इसीलिए ये किसी से जल्दी अभिक्रिया नहीं करते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। खड़िया का रासायनिक सूत्र है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ चौक। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट इज द राइट आंसर। स्टूडेंट कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग लाइम स्टोन भी बोलते हैं यानी संगमरमर, यानी संगमरमर, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? स्टूडेंट अम्लीय पूछ रहा है यानी मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड पूछ रहा है स्टूडेंट, है ना। आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड ये धातु के ऑक्साइड है, तो ये तो क्षार होगा, ये भी क्षार होगा, ये भी क्षार होगा, तो अम्लीय ऑक्साइड कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट स्टूडेंट, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। SO2 स्टूडेंट, SO2 जो है ना, एक चीज और मैं बता दूं, SO2 एसिड रेन के कारण होता है, SO2 के कारण एसिड रेन होता है, ये चीज याद रखिएगा स्टूडेंट, अम्लीय वर्षा होता है। 38 निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट हाइड्रोकार्बन की बात करें जनरली 3 टाइप के होते हैं, अगर मैं बात करूं अल्केन,
अल्केन, अल्कीन, और एक होता है स्टूडेंट अल्काइन। जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा, CnH2n + 2 होता है, इसमें CnH2n होता है और इसमें CnH2n - 2 होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट, ठीक है ना स्टूडेंट। अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंधन होते हैं, अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बंधन होते हैं, और अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बंधन होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। समान सूत्र याद रखना है और इनके बीच में कितने बंधन होते हैं वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इस लिहाज से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर है सी। ये C2H4, इसको हम इथाइन बोलते हैं, इथाइन। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। आपसे IUPAC नेम पूछा है इस वाले कंपाउंड को स्टूडेंट। ये बीच में जो O है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है, मूलक है ईथर का। किसका? ईथर का। अल्कोहल का मूलक कौन है? OH। OH किसका मूलक है स्टूडेंट? अल्कोहल का। याद रखना। CHO, अगर आप CHO का मूलक बोले, फंक्शनल ग्रुप बोले, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड होता है स्टूडेंट, ये चीज़ याद रखिए। COH का बोले तो स्टूडेंट याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है इसका स्टूडेंट? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ईथर का है, तो अब आपसे IUPAC नेम पूछा है तो स्टूडेंट है ना, इधर देखिए 2 कार्बन है और इधर 1 कार्बन है। तो इसका जो IUPAC नेम होता है ना, अगर मैं कॉमन IUPAC नेम की बात करूँ तो ये होता है अल्कोक्सी, अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। तो जिधर O के जिस साइड कम कार्बन है वो अल्कोक्सी में आएगा और जिधर ज़्यादा कार्बन है वो अल्केन में जाएगा। तो एक चीज़ बताओ, इधर जो O के लेफ्ट साइड है एक कार्बन CH3 है तो वो अल्कोक्सी में जाएगा, यानी मिथॉक्सी, यानी मिथऑक्सी। एक कार्बन का अल्क होता है ना मिथ, तो मिथॉक्सी, और 2 कार्बन का अल्केन होता है इथेन। स्टूडेंट मिथॉक्सी इथेन किसी ऑप्शन में है क्या? देखते हैं किस ऑप्शन में है। मिथॉक्सी इथेन इज दी ए इज दी राइट आंसर स्टूडेंट। इथिल, मिथिल, इथर ये भी सही ऑप्शन होता है, लेकिन ये कॉमन नेम है स्टूडेंट, ये कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है, IUPAC नेम नहीं है, याद रखिएगा। IUPAC नेम आपका ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है, मिथॉक्सी इथेन। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल? निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? स्टूडेंट इसका आंसर बताइएगा। स्टूडेंट इसका तो इथेनॉल, सब जानते हैं इथेनॉल ईंधन में यूज होता है। स्टूडेंट प्रोपेनॉल भी होता है इंटरनल कंबशन इंजन में, जेट प्लेन वगैरह के इंजन में इस प्रोपेनॉल का भी यूज हम लोग करते हैं। तो इस लिहाज से इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना, ऑल ऑफ दीज, है ना। आपसे सिर्फ पूछा है फ्यूल में किस यौगिक का इस्तेमाल होता है, तो इथेनॉल का तो इस्तेमाल होता ही है, प्रोपेनॉल का भी होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस लिहाज से इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज दी करेक्ट आंसर। ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर फॉर्म व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक? स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको, और ये आपको जिंक के साथ अभिक्रिया करना है तो सोडियम जिंकेट का निर्माण करता है स्टूडेंट, Na2ZNO2 + H2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट 42 की तरफ। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला वॉशिंग सोडा? स्टूडेंट इससे पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखना है, ठीक है ना स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। अम्लराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात होता है। द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 एंड कंसंट्रेशन ऑफ HCl इन इक्वा रेजिया। स्टूडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। स्टूडेंट HNO3 और 3 मॉलिक्यूल HCl, एक मॉलिक्यूल HNO3 और 3 मॉलिक्यूल HCl लेंगे तो एक, है ना, कंसंट्रेशन बनेगा, विलियन सॉल्यूशन बनेगा एक्वा रेजिया का। स्टूडेंट एक्वा रेजिया अम्लराज के बारे में और बता दूं, ये यूज कहाँ होता है? स्टूडेंट आपको पता है गोल्ड और प्लेटिनम किसी भी मेटल से अभिक्रिया नहीं करता है, तो गोल्ड और मेटल के प्यूरिफिकेशन में, है ना, हम लोग अम्लराज का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं स्टूडेंट, वेरी इजी क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा रिएक्टेंट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, यानी अभिकारक। स्टूडेंट 45 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? अभी बताया था स्टूडेंट, नॉन मेटल के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड एक अम्लीय ऑक्साइड होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 46 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? स्टूडेंट मैंने बताया था लाल, ब्लू लिटमस को अगर स्टूडेंट आप एसिड में डालोगे तो रेड में बदलेगा, है ना, एसिड को डालोगे तो रेड में बदलेगा। और रेड लिटमस को अगर बेस में डालोगे तो ब्लू कर देगा। ये चीज़ आपको याद रखना। तो क्वेश्चन आपसे बोल रखा है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय घोल में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? यानी लाल लिटमस को, याद रखिएगा स्टूडेंट, रेड लिटमस को नीला कौन करेगा, यानी ब्लू कौन करेगा, यानी क्षार करेगा, बेस करेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये चीज आपको ध्यान में। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ हेल्दी बॉडी? स्वस्थ शरीर का समान पीएच कितना होगा? स्टूडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 48 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। निम्नलिखित यौगिक को कौन जल में विलय होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर? स्टूडेंट बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH2 और मीथेन, स्टूडेंट ये सब है ना नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर। और आपको पता है वाटर जो है ना, वाटर वो पोलर होता है, और ग्लूकोज भी पोलर होता है, पोलर को पोलर घुलाएगा, है ना, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। निम्नलिखित में कौन अमलगम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट एक चीज ध्यान में रखना है कि एल्युमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर रहता है जिंक से, इसीलिए जिंक को एल्युमिनियम ही डिस्प्लेस कर सकता है स्टूडेंट, ध्यान में रखना है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट।